प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो हमको प्राकृतिक से मिलता है, हर कुछ जो है प्राकृतिक से ही मिलता है, वो सब प्राकृतिक संसाधन है। मतलब आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, प्लास्टिक का चेयर ले लीजिए, ये फैक्ट्री में बनता है, लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो जो कच्चा तेल निकालते हैं, उसके जो कच्चा तेल निकाले उसको रिफ़ाइन किए, जो सबसे शुद्धतम रूप हुआ वो जेट ऑयल हो गया, जो एरोप्लेन वगैरह में जाता है। उससे नीचे डीजल पेट्रोल एरोप्लेन का ऑयल, उससे नीचे जो बनता है वो ताल कोलतार, उससे वही जो प्लास्टिक का उसी का जो केमिकल का जो लास्ट में बचता है वही प्लास्टिक है। फिर उससे उसको गला के अपना जिस खांचे में बना दिए, चेयर बना लिए, खिलौने बना लिए, तो वो प्राकृतिक संसाधन ही होता है। अब ये प्राकृतिक संसाधन जो होता है इसको हम लोग बहुत तरीके से वर्गीकृत करते हैं, बहुत तरीके से बांटते हैं। ठीक है, पहला नवीकरण और दूसरा अनवीकरण। नवीकरण, अनवीकरण, नवीकरण, अनवीकरण। नवीकरण हम लोग उस संसाधन को कहते हैं जो रिन्यूअल हो, जो इसको इंग्लिश में नवीकरण को रिन्यूअल एनर्जी कहते हैं, जो ख़त्म मतलब दोबारा से हो जाए। जैसे बायोगैस है, जो बायोगैस है जो नीचे गड्ढे पे खुद गड्ढा करके उसके अंदर जो भी कचरा है, पेड़ पौधा जो भी गोबर ये सब डाले, गोबर गैस बनाए, तो वो उससे फिर उसके अंदर जो है मीथेन गैस, उसमें गैस तैयार होता है जो कि ईंधन के रूप में काम आता है, एनर्जी के रूप में काम आता है। वो आप उससे जैसा जनरल जो गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। तो वो ख़त्म हुआ तो दोबारा से हम उसके अंदर फिर डाल दिए गोबर, तो गोबर गैस, तो ये रिन्यूअल है। और कुछ होता है अनवीकरण, नॉन रिन्यूअल, जो कि एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा नहीं आएगा। जैसे कि कोयला, भारत में जब ये ECL एक है, ईस्टर्न कोलफील्ड्स, वेस्टर्न कोलफील्ड्स, ये सब जो है कोल इंडिया का सब्सिडरी है। तो ईस्टर्न कोलफील्ड्स का जो खदान है वो पश्चिम बंगाल में रानीगंज आसनसोल के पास है। आसनसोल के मतलब आसपास में जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स का माइंस है, तो वो सब जो है क्या है कि एक एरिया में ही इस क्षेत्र में ही कोयला है, ज़मीन के अंदर इतने क्षेत्र में कोयला है, तो वो कोयला निकाल लेते हैं, उसके बाद वहाँ कोयला ख़त्म हो जाता है। ये अनवीकरण है, क्योंकि कोयला निकालने के बाद कोयला ख़त्म हो गया। जैसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स में कि जितने माइंस हैं लगभग वहाँ कोयला ख़त्म हो गया, वो खदानें वहाँ ऐसे ही गड्ढा है और उसको फिर भर देते हैं, तो वो खदान जो है वो निकालते वो ख़त्म हो जाता है। ये अनवीकरण है। ठीक है, तो संसाधन को हम लोग दो भाग में बांटें। दूसरा जो है हम लोग उत्पत्ति के आधार पर बांटते हैं। इसी संसाधन को हम लोग उत्पत्ति के आधार पर भी बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर जैव और दूसरा हो गया अजैव। जैव अजैव, जैव जो जीवित है, जो संसाधन है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछली, पंछी, जानवर, ये सब जैव संसाधन है। अजैव जैसे धातु, चट्टान, मिट्टी, ये सब अजैव संसाधन है, प्राकृतिक के अजैव संसाधन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्राकृतिक संसाधन को भू उपयोग के आधार पर भी इसको बांटते हैं। भू उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद हम लोग ये ए हो गया, बी हो गया, भू उपयोग के आधार पर। भू उपयोग के आधार पर,
भू उपयोग मतलब आप ज़मीन का किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए जो अभिलेख जो लिखा में एक रिपोर्ट में मेंटेन करता है वो 2 विभाग है, एक भू राजस्व विभाग और एक भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो भू राजस्व विभाग इसको जो है भू राजस्व विभाग और दूसरा है सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो ये जो भू राजस्व है ये रिपोर्टिंग के आधार पर काम करती है, रिपोर्टिंग के आधार पर काम करती है, और ये सर्वेक्षण के आधार पर, ये सर्वेक्षण के आधार पर काम करती है। रिपोर्टिंग मतलब जैसे भू राजस्व विभाग जो हम लोग ज़मीन का बोलते हैं रसीद कट गया, तो वही रसीद जो है हम लोग ज़मीन का वो रसीद कट गया मतलब कि ज़मीन का हम लोग टैक्स भरे तो उसका रसीद मिला, वही रसीद कट गया। तो जैसा उसका रिपोर्टिंग है कि वहाँ पर खेती है या घर है, कॉमर्शियल है या कंपनी चल रहा है, इंडस्ट्रियल है, तो उस हिसाब से उस रिपोर्टिंग के आधार पर उस ज़मीन का वो अभिलेख मेंटेन करते हैं, रिपोर्ट मेंटेन करते हैं कि वहाँ पर खेती, वो ज़मीन जो है खेतीहर ज़मीन इतना है, कंपनी का ज़मीन इतना है, रेसिडेंशियल ज़मीन इतना है, आवासीय ज़मीन जो है इतना है। तो उस ढंग से वो लोग रिपोर्ट रखते हैं। और सर्वेक्षण पूरा सर्वेक्षण के हिसाब से ज़मीन जो मेंटेन करते हैं वो सर्वेक्षण विभाग है। अब ये जनरली ज़मीन का हो गया। अब जल, जो प्राकृतिक संसाधन में 96.5% जो जल है, 96.5% जो जल है, 96.5% जो जल है ये लवण का है। 96.5% जल जो है लवण का, लवण जो सागर महासागर में अवस्थित है, लेगून में भी है, ठीक है। अब इसमें बचा टोटल पृथ्वी के 96.5% जो जल है वो लवण का है। अब बचा 2.5% जल, ये जो हो गया ताज़ा पानी जो हम लोग पीते हैं, जो हम लोग उपयोग करते हैं। अब ये 2.5% का जो 70% है पानी वो बर्फ़ के रूप में है, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका ये सब जगह पर है 70%। और करीब करीब 30% से थोड़ा सा कम, 30% से थोड़ा सा कम, 30% से थोड़ा सा कम भौम जल है, धरातल के अंदर है। तो 70 और 30, इसमें से 1% से कुछ कम बचा, वही पानी आपको नदी तालाब जो धरातल पर दिख रहा है वो है। 1% से भी कम टोटल जो पृथ्वी का पानी है, 1% से भी कम पानी ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है। इतना कम जल मतलब पृथ्वी पे अवस्थित है मनुष्यों के लिए, जानवर के लिए। तो इसके लिए जल संसाधन बहुत ज़रूरी है। उसको जल संसाधन का एक प्रबंधन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे उसको सही से यूज़ किया जाए। तो जल प्रबंधन के लिए अलग अलग राज्य ने अलग अलग कुछ योजना चलाई। तो आंध्र प्रदेश में एक योजना चला था नीरू मीरू, आंध्र प्रदेश का है नीरू मीरू। नीरू वहाँ का भाषा में जल और आप, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू। ये जल प्रबंधन का एक योजना चलाए थे। राजस्थान में एक चला था, आप इसको नोट कर लीजिए, नीरू मीरू जल अभियान, जल प्रबंधन कहाँ आया था? तो आंध्र प्रदेश में। इसका मतलब क्या है? जल और आप, ठीक है। दूसरा एक था राजस्थान में आया था, राजस्थान में था अरवारी पानी संसद, अरवारी पानी संसद, अरवारी पानी संसद। ये राजस्थान में ये जो पब्लिक का सरकार का योजना के तहत पानी का प्रबंधन के लिए किया गया था, ठीक है। अब वर्षा जल होता है, उसको भी हम लोग, उसको भी हर राज्य जो है बहुत तरीके से बचाती है। किस तरीके से बचाया जाए, तो हर राज्य का, हर क्षेत्र का अपना अपना तरीका होता है। तो राजस्थान में जो बारिश हुआ तो वो जनरली एक गड्ढा कर देते हैं और उसके ऊपर वो एक जगह से जहाँ पानी जमा, जहाँ वो गड्ढा हो गया, गड्ढा को भी ढक देते हैं, तो उसके अंदर पानी जमा होता है।
उसको बोलते हैं कुंडा, कुंड या टाका, कुंड या टाका। ये कुंड या टाका ये जो है जल, वर्षा का जल संग्रहण का है, वर्षा का जल संग्रहण का उपाय है। ये राजस्थान में है। राजस्थान में कुंडा या टाका के रूप में वो गड्ढा में उसके ऊपर परत ऊपर बना देते हैं छतरी और नीचे पानी जमा होता है। पर्वतीय क्षेत्र में गुल या कुल, गुल कुल वर्षा जल संग्रहण का एक ये हो गया कुंड, गुल अथवा कुल पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। इसमें क्या होता है, जो पतला सरिता रहता है उसको मोड़ के अपने खेत पे ले जाते हैं। फिर राजस्थान में वही खेत के आसपास में गड्ढा करके उस पर पानी संग्रहित करते हैं, उसको खादीन या जोहड़ कहते हैं, जिससे उस जो जमा हुआ जल है उसका नमी जो है आसपास के खेत में रहे। खादीन या जोहड़, ये भी राजस्थान में। राजस्थान में वो सब उपाय वहीं ज़्यादा होता है, बारिश जहाँ कम है उपाय सब वहीं है। सिंपल सा बात है। राजस्थान में क्यों होता है? हाँ, बस बारिश कम है तो वहीं उपाय ज़्यादा है, यहाँ पानी नदी बह रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जो ये बता रहे हैं, राजस्थान में जो वर्षा जल है उसको पालर पानी कहते हैं। पालर पानी, पालर पानी। राजस्थान में जो है वर्षा जल है उसको पालर पानी। ये पानी का शुद्धतम, सबसे शुद्धतम, प्राकृतिक पानी का सबसे शुद्धतम रूप है, पानी का सबसे शुद्धतम रूप है। ठीक है, अब एक और चीज़ बताते हैं। ये अब मेघालय में जैसे कि पहाड़ी इलाका है तो झरना गिरता है, तो झरना गिर रहा है वो नीचे चला गया, नीचे जो है घाटी होके बह गया, तो जो झरना है उसको बीच ऐसे लगा के कहीं रोक लिए पानी, और वहाँ से बांस लगा दिए। वो पानी आया बांस में, बांस तो ऐसे छेद पाइप की तरह होता है, एक बांस से दूसरा बांस को जोड़ के वो अपने खेत में ले जाते हैं। इसको बांस ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। बांस ड्रिप मतलब ड्रिपिंग मतलब ही सिंचाई बोला जाता है, बांस ड्रिप सिंचाई, बांस ड्रिप। ये जो होता है कहाँ होता है? मेघालय। ये 200 300 मीटर तक लंबा बांस ड्रिप बना के और अपना खेत तक ले जाते हैं। जो झरना है पानी गिर रहा है वहाँ से लगा के पानी कुछ नीचे लगा दिए, उससे पानी आया, वहाँ से वो अपने बांस से पाइप की तरह बना के खंबा खड़ा करके नीचे स्टैंड बना लिए। जैसे गैस का पानी का पाइप हम लोग जो देख रहे हैं, लोहा का पाइप जो सरकार बनाती है वो बांस का ही गांव एरिया में बना लेते हैं, बांस ड्रिप सिंचाई। तो सरकार भी एक इसका प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जल नीति बनाई। राष्ट्रीय जल नीति कब है? राष्ट्रीय जल नीति 2002 में आया। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में। और इधर अभी सरकार, बीजेपी की सरकार आई है तो जल क्रांति अभियान इन्होंने चलाया, पानी का अच्छे से उपयोग के लिए और सबको पानी मिले, शुद्ध पानी मिले। तो जल क्रांति अभियान 2015-16 में जल क्रांति अभियान 2015-16 में जल क्रांति अभियान। तो ये कुछ प्राकृतिक संसाधन का ये कुछ ब्यौरा है। प्राकृतिक संसाधन को हम लोग दो भाग में बांटे, नवीकरण और नवीकरण, रिन्यूअल, नॉन रिन्यूअल। नवीकरण वो जो दोबारा से आ जाए, ख़त्म होने पर भी दोबारा से आ जाए, और नवीकरण जो दोबारा से नहीं आए, जो एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा से नहीं आए।
जैसे कोयला माइंस है उसको निकाल लिए, ख़त्म हो गया। लोहा अयस्क इतना एरिया में लोहा अयस्क है, निकाल लिए, ख़त्म हो गया, तो अनवीकरण हो गया। तो फिर उत्पत्ति के आधार पर दो भाग में बांटते हैं, जैव अजैव। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, जो जीवित है मनुष्य, पेड़ पौधा, वनस्पति, ये सब जैव है, ये सब जैव उत्पत्ति के आधार पर जैव है। और दूसरा जो है संसाधन, ये प्राकृतिक संसाधन अजैव है, जो पत्थर, चट्टान, धातु, ये सब जो संसाधन जो है निकलता है वो अजैव है। फिर भूमि उपयोग के भू उपयोग जो है उसके आधार पर भी वर्गीकरण करते हैं ज़मीन का। भू राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये करता है। ये जो राजस्व विभाग है रिपोर्टिंग के आधार पर करता है कि उस क्षेत्र में क्या है, किस चीज़ का है, क्या चल रहा है वहाँ, मतलब उस क्षेत्र में क्या है, उस रिपोर्टिंग के आधार पर करता है। और ये सर्वेक्षण विभाग सर्वेक्षण के आधार पर करता है। दूसरा जो है अब जल जो है पूरे पृथ्वी में जो 96.5% जो जल है वो लवण, वो उसमें लवण है, जो सॉल्टी वाटर बोलते हैं, सलाइन, मतलब कि जो महासागर और सागर में है। 2.5% जो बचा जो ताज़ा पानी है उसमें से 70% जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में है, जो पहाड़ों के ऊपर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड ये सब में है। और 30% जो है, करीब 30% से थोड़ा सा कम वो धरातल में भौम जल है। तो 1% से कुछ कम, मतलब 1% से भी कम पानी जो हम धरातल पर देख रहे हैं। ठीक है, तो वर्षा इतना ज़्यादा है तो वर्षा का उसको जल संग्रह भी करना है और जल प्रबंधन भी करना है। तो जल प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने भी कुछ स्कीम चलाई थी। नीरू मीरू, इसका हिंदी मतलब होता है जल और आप। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में चला था। अरवारी पानी संसद, ये राजस्थान में जल प्रबंधन को सही करने के लिए, अच्छे से मतलब प्रबंध करने के लिए, वेस्ट न जाए, पानी बर्बाद ना हो, ये अलवर राजस्थान में ये योजना चला था। फिर उसके बाद आपको वर्षा का जो जल संग्रहण करने के लिए बहुत क्षेत्र में बहुत तरह का उपाय लगाया जाता है। जैसे राजस्थान में कुंडा टाँका, धरातल जो गड्ढा खोद के उसको ढक के रखते हैं और उसके अंदर पानी जमा करते हैं, तो उसको कुंडा टाँका बोलते हैं राजस्थान में। गुल अथवा कुल, ये पर्वतीय क्षेत्र में होता है, जो सरिताओं को पानी को अपने खेत में ले जाते हैं। खादिन जो है राजस्थान में इस स्वरूप को बोलते हैं, इस नाम से बोलते हैं, जो खेत के आसपास गड्ढा कर देते हैं कि वहाँ पानी जमा हो, जिससे आसपास का जो खेत का एरिया है, खेत का जो क्षेत्र है उसमें नमी रहे ताकि खेती हो पाए। फिर बांस ड्रिप जो है वो मेघालय में होता है। बांस के जो झरना जो गिर रहा है पहाड़, वो पानी को बांस के थ्रू से पाइप की तरह 200-300 मीटर अपने खेत तक ले जाते हैं। इसको बांस ड्रिप सिंचाई बोलते हैं, ये मेघालय में है। तो ये सब के लिए जल प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय जल नीति बनाया 2002 में, और जल क्रांति अभियान चलाया 2015-16 में। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन का कुछ हो गया। इसके बाद हम